सेल साइकिल में अगर आप ध्यान ध्यान दें तो आपको पहले भी ये बताया गया था कि देर इज एम्फिस, ठीक है, देर इज G1, S, G2, M, और G2S और G1 को हम इंटरफेस बुलाते हैं, और रेस्ट इज जस्ट द डिवीजन फेज जिसमें कैरोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस आती है, ठीक है, और बीच में देर इज जरूरत पड़े तो G0 फेज। तो ये बात हमने ऑलरेडी कर ली थी, ठीक है, पहले भी, वही रिवाइज करवा रहा हूँ। और ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि कुछ सीडीके और साइक्लिन्स के कॉम्बिनेशंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं G1 से एस में जाने के लिए, और एस से G2 में जाने के लिए, G2 से वापस एम में आने के लिए। तो देयर आर सम कॉम्बिनेशंस ऑफ साइक्लिन्स एंड सीडीके विच आर रिस्पॉन्सिबल। तो ये कॉम्बिनेशंस आपको याद नहीं करने हैं, बस एक आइडिया होना चाहिए कि जैसे यहाँ पे CD6 साइक्लिन डी है, CDK4 साइक्लिन डी है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ CD के एक एंजाइम नहीं है, उसके अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। वो अलग अलग तरीके के साइक्लिन्स A B C D E के साथ एसोसिएट होके अलग अलग स्टेप्स में काम कर सकते हैं। तो ये इस डायग्राम से ये बताया गया है कि हाउ साइक्लिन्स एंड CDKs help in the division of help in the division of help in the division of a cell. Okay. ओके, आगे बात करते हैं। और ये डिफरेंट डिफरेंट फेजेस दिखाए हुए हैं, ठीक है, मैं आपको वन वन करके दिखाता हूँ। आपको पढ़ाया था लास्ट टाइम प्रोफेज, जिसमें क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं, ठीक है ना, और देन दी मेटाफेज, शुरुआत का मेटाफेज, देन एक बीच वाला मेटाफेज, जब प्रॉपर मेटाफेज जिसमें पूरे क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट में अलाइन हो गए हैं, दैट इज द इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है ना। इसमें आपको पोल्स भी नजर आ रहे हैं, स्पिंडल भी नजर आ रहे हैं, ठीक है, सब कुछ नजर आ रहा है। एंड देन देयर इज द एनाफेज, जिसमें क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड्स, या आप कह सकते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, अलग अलग हो गए। आपको पता है कि क्रोमोसोम के अपने दो क्रोमैटिड्स को हम सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये चले गए हैं अपने अपनी जगह पे, और वहाँ पे वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन बनने लग गई है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने के बाद फिर एक मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन होने लग गया है उनका, और साइटोकाइनेसिस पूरा हो रहा है। साइटोकाइनेसिस पूरा होने के बाद यू विल गेट द टू सेल्स। तो ये सारी बातें आपको बता दी गई थी, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं सेल डिवीजन की, इन्हें याद रखेंगे हम। और फिर डिफरेंस बिटवीन द एनिमल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल में सेंट्रीपीटल सेल डिवीजन हो रहा है, प्लांट हायर प्लांट्स के अंदर सेंट्रीफ्यूजल हो रहा है, बीच में सेल प्लेट बन रही है, फिर वो एक्सटेंड कर रही है इस तरीके से। फिर ये डिफरेंस था प्लांट और एनिमल में। इतनी सारी बातें आपकी हो गई थी। और बेटा आज जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है मीओसिस। अब मीओसिस के अंदर सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसके अंदर क्रोमैटिड्स नहीं, क्रोमोजोम अलग अलग होते हैं। भाई फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि लेट से ये क्रोमोजोम नंबर 1 है, देखिएगा स्ट्रक्चर। लेट से ये क्रोमोजोम नंबर 1 है, और लेट से ये भी क्रोमोजोम नंबर 1 है, ठीक है। अगर ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 और ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो ये आपस में कहलाएंगे होमोलोगस, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्लियर? अच्छा, हम एक क्रोमोसोम को होमोलोगस कब कहते हैं? हम होमोलोगस एक क्रोमोसोम को तब कहते हैं, आइए इसको भी दोबारा से समझिए। जैसा हो गया, तो यदि क्रोमोसोम नंबर 1 और क्रोमोसोम नंबर 1 है तो दोनों आपस में
होमोलोगस हैं। होमो मतलब सेम, लोगस मतलब कि सेम लोकेशन पे चीजें हैं उन पे। मैं बताता हूँ कैसे, पे अटेंशन। भाई फॉर एग्जांपल वापस समझेंगे कि ये ग्रीन कलर से मैंने एक क्रोमोसोम बना दिया। अभी मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ ना, ये अभी आप इसको एक क्रोमाटिड के साथ समझिए। और फिर हमने यहाँ पर लेट से एक और क्रोमोसोम बना दिया। ओके, अब ये होमोलोगस कब होंगे कि मान लीजिए इस क्रोमोसोम पे यहाँ पर इसके प्लांट की हाइट की जीन है दैट इज कंट्रोल्ड बाय लेटर टी। कैपिटल टी हो सकता है या स्मॉल टी हो सकता है, लेट से वो कैपिटल टी है। और थोड़ा आगे जाके लेट से इस क्रोमोसोम पे एक और जीन है जो कि प्लांट के लेट से प्लांट के वो कंट्रोल कर रही है कोई और दूसरा फीचर, जैसे कि प्लांट का सीड का कलर जो लेट से ग्रीन हो सकता है या येलो हो सकता है। तो लेट से वो ग्रीन है, लेट से येलो है। कैपिटल जी शोज कैपिटल जी कैपिटल जी शोज द ग्रीन कलर, स्मॉल जी शोज लेट से येलो कलर। ठीक है ना। तो ऊपर वाली जो ब्लैक कलर की जीन है वो प्लांट की हाइट कंट्रोल कर रही है, नीचे वाली जो जीन है, ठीक है, वो प्लांट का कैरेक्टर कंट्रोल कर रही है उसके सीड के कलर का। ओके, अब उसके पैरेलल में एक और क्रोमोसोम है, ठीक है, जहां पे इसी कैरेक्टर की जीन रहेगी उसी सेम लोकेशन पे। अगर यहां पर टी की जीन है तो यहां पे भी टी वाली ही जीन होगी, चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, वो उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है। हो सकता है कि वो स्मॉल टी हो सकता है कि वो कैपिटल टी हो, लेकिन रहेगी क्या, वही हाइट ऑफ द प्लांट को कंट्रोल करने वाली जीन सेम लोकेशन पे, एग्जैक्टली सेम लोकेशन पे। और यहाँ पे अगर स्मॉल जी है तो हो सकता है यहाँ पे भी साथ में स्मॉल जी हो या लेट से क्या हो, कैपिटल जी हो। तो ये जो दो क्रोमोसोम्स हैं इनको बोलेंगे हम दी होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और सेम जीन्स, और इनका नंबरिंग भी सेम आएगी। ये क्रोमोसोम 1 है तो ये भी क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम 1। जो जो क्रोमोसोम पेयर में होते हैं उन्हें होमोलोगस बोलते हैं। दे हैव होमो द सेम लोकस या लोकेशंस ऑफ द जीन्स। क्लियर है पॉइंट, आ रही बात समझ। तो ऐसे क्रोमोसोम्स को हम दी होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। क्लियर, ठीक है। आई सपोज आपको होमोलोगस क्रोमोसोम्स एकदम क्लियर है। अच्छा, अब पे अटेंशन, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। कि मियोसिस के अंदर जब सेपरेशन होता है, पे अटेंशन, जब सेपरेशन होता है तो वापस समझते हैं कि लेट से ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और लेट से ये क्रोमोसोम नंबर 2 है। इसे ब्लैक से बना देते हैं, क्रोमोसोम नंबर 1 एंड क्रोमोसोम नंबर 2। दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1 एंड दिस इज क्रोमोसोम नंबर 2। और इनके होमोलोगस कंपोनेंट्स पार्ट्स, दिस क्रोमोसोम नंबर 1 अगेन, उसका होमोलोगस पार्ट, और एक क्रोमोसोम नंबर 2। ओके, अब जब इनका मेटाफेज आता है तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है, 1 1 2 2, दो इक्वेटोरियल प्लेट्स बनती हैं और दोनों तरीके के होमोलोगस क्रोमोसोम अपने इंडिविजुअली अटैच हो जाते हैं और इनको जोड़ लेते हैं कौन, स्पिंडल्स। ठीक है, स्पिंडल्स इनको पकड़ लेते हैं जैसे कि आपने नॉर्मल मेटाफेज में देखा है। ठीक है, अब होता क्या है कि रैदर देन दो स्पिंडल इसको पकड़े, एक ही स्पिंडल एक ही सेंट्रोसोम से उसको पकड़ता है और इनका सेपरेशन कुछ इस तरीके से हो जाता है। ये वाला क्रोमोसोम इधर, ये वाला क्रोमोसोम इधर, ये वाला क्रोमोसोम इधर और ये वाला क्रोमोसोम इधर। इसका मतलब कि रैदर देन स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमैटिड, क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं। क्लियर पॉइंट, आ रही है बात समझ में।
इसका मतलब अगर एक सेल के पास 4 क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम सेपरेट होने की वजह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रह जाएगा। क्रोमोसोम 4 हैं तो क्रोमोसोम 2 ही रह जाएंगे, अगले डिवीजन में 2 2 बढ़ जाएंगे। 6 हैं तो 3 3 हो जाएंगे। 10 हैं तो 5 5 हो जाएंगे। तो हर क्रोमोसोम का टुकड़ा नहीं हो रहा है, इंडिविजुअल क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग अलग सेल के अंदर जा रहे हैं। तो इसका मतलब मियोसिस के बाद इफ अ सेल इज हैविंग लेट्स से 4 क्रोमोसोम्स, तो उसके बाद उसके इंडिविजुअल काउंटर सेल के पास 2 क्रोमोसोम्स ही रह जाते हैं, क्योंकि मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, इसलिए हम इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। रिडक्शनल डिवीजन। क्लियर? तो ये है मियोसिस की पहली खास बात। आपको मैं 3 खास बातें बताऊंगा, ये हुई इसकी पहली खास बात। ठीक है, कि इट इज अ रिडक्शन डिवीजन। डिवीजन के बाद क्रोमोसोम्स का क्रोमोसोम नंबर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। क्लियर? ओके। अगली खास बात यह है कि मियोसिस 2 पार्ट्स में होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मतलब मियोसिस में 2 बार कैरियोकाइनेसिस और 2 बार साइटोकाइनेसिस होता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। हम बोलते हैं मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 के प्रोडक्ट्स के ऊपर मियोसिस 2 होती है, मियोसिस 1 के प्रोडक्ट्स के ऊपर मियोसिस 2 होती है। और मियोसिस 2 ऐसा कह सकते हैं कि इज लाइक माइटोटिक डिवीजन। इज लाइक माइटोटिक डिवीजन। उसमें वैसे ही डिवीजन होता है, वही प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज होता है जैसे कि एक माइटोसिस में रहता है। तो आइए ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर मैं ओवरऑल कॉन्सेप्ट बताऊं तो हो ये रहा है मियोसिस में कि एक सेल है जिसके पास लेट से क्रोमोसोम नंबर 4 है। ठीक है, क्रोमोसोम क्या है? 4 है। और जब ये डिवाइड करेगा, मियोसिस 1 इसका होगा, क्रोमोसोम क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे और इस सेल के पास क्रोमोसोम हो जाएंगे 2, इस सेल के पास भी क्रोमोसोम हो जाएंगे 2। तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, 4 से 2 2। और ये हुई क्या बेटा? ये हुई मियोसिस 1। मियोसिस 1। ठीक है, इसके बाद होगी मियोसिस 2। क्या होगी? मियोसिस 2। मियोसिस 2 में फिर से ये डिवाइड करेंगे, लेकिन ये जस्ट लाइक माइटोसिस होगी और सेल बिल्कुल नहीं बदलेगा। इससे 2 सेल बनेंगे, 2 एंड 2। क्लियर है पॉइंट? इस तरीके से ये हो गई मियोसिस 2। याद रखिएगा, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 is a single meiosis with 2 parts, part 1, part 2, part 1, part 2। क्लियर? आ रही है बात समझ में? तो दैट इज अबाउट द मियोसिस। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपने एक चीज और नोटिस करी कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स बनेंगे बेटा, वो बनेंगे 4। देयर आर 4 सेल्स। ठीक है, तो नंबर ये कितने हो गए बेटा? ये हो गए आपके, सॉरी, ओके, ये हो गए आपके 4 सेल्स। मतलब कि माइटोसिस में 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं, मियोसिस में 4 प्रोडक्ट्स बनते हैं।
क्लियर? आ रही है बात समझ में? ओके, आइए इसको वापस से अब क्रोमैटिन अमाउंट में और क्रोमोसोम नंबर में ऑब्जर्व करते हैं। अब क्रोमैटिन अमाउंट में बात करूं तो लेट से इसके पास क्रोमोसोम नंबर 2n है डिप्लॉयड, जहां n का मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। देखिए, पे अटेंशन, क्रोमोसोम 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 ऐसे करके, और एक एक्स क्रोमोसोम, ये मिला के एक सेट हो जाता है, इसको बोलते हैं एन। ऐसे अगर दो सेट हों, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7, तो हम बोलेंगे इट इज 2n। अगर ऐसे तीन सेट हों, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4, तो क्या बोलेंगे? 3n। तो ये सेल 2n है, नॉर्मली सेल 2n होता है, मतलब कि क्रोमोसोम, हर एक क्रोमोसोम का अपना एक पेयर होता है, उसको हम उसका होमोलोगस पार्टनर बोलते हैं। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ 2n। अब आपको पता है कि एक सेल 2n होता है, और जब भी वो डिवीजन में एंटर करता है वो एस फेज से गुजरता है। किससे गुजरता है? एस फेज से। इसलिए उसका जो डीएनए कंटेंट हो जाता है वो नॉर्मली तो 2C होता है, लेकिन एस फेज से गुजरने के बाद उसका डीएनए कंटेंट 4C होता है। तो ये सेल है जो G2 में है ना, जो भी मियोसिस के फर्स्ट फेज में एंटर नहीं किया। देखिए, मियोसिस में भी ऐसे ही होगा। मियोसिस का मैं आपको आपको पूरा ऑर्डर बताता हूँ। चलिए, मैं पहले आपको मियोसिस का पूरा ऑर्डर बताता हूँ। मियोसिस ऐसे होता है, ये याद रखिएगा। जैसे कि माइटोसिस होता है, पहले जीवन आता है, ठीक है? जीवन के बाद एस आता है, एस के बाद G2 आता है, ठीक है ना? क्लियर? ओके। G2 के बाद अ, अब M1 आता है, दैट इज द मियोसिस वन फेज, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, ठीक है? अब मियोसिस 2 आने से पहले ना तो कोई जीवन आता है, ठीक है, ना कोई ऐसा आता है, ना कोई G2 आता है, एक छोटा सा इंटरफेस आता है। क्या आता है? इंटरफेस। एक गैप फेस आता है, एक छोटा फेस आता है, ठीक है ना? क्लियर? एक छोटा सा फेज आता है जिसमें सेंट्रोसोम्स डबल होते हैं, और सेल तैयारी करता है थोड़ी सी M2 के लिए, ठीक है? और उसके बाद सीधा M2 आ जाता है। क्लियर? मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। क्लियर है? पॉइंट आ रही बात समझ में? ओके। अब आपको पता है, मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा। ओके, ध्यान से समझिएगा। आपको पता है कि G1 के अंदर G1 के अंदर क्रोमोसोम का नंबर की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर करते तो क्रोमोसोम हमेशा 2n रहते हैं एक सेल के। कोई भी नॉर्मल सेल आप उठाएंगे तो उसका क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? 2n होगा। और डीएनए कंटेंट कितना होगा? 2C। ये एक नॉर्मल सेल की कहानी है। एक नॉर्मल सेल में यही होता है, 2n क्रोमोसोम नंबर। अगर आप उसके क्रोमोसोम बनाएंगे तो वो अगर बना दें, हालांकि जीवन में क्रोमोसोम बनते नहीं है, लेकिन अगर बनाएंगे तो वो 46 होंगे, 23 पेयर, है ना? तो 2n बोलते हैं, 23 23। और डीएनए का 2C रहता है, ये नॉर्मल है। अब एस फेज में क्या होता है, ये देखिए, ये समझने का। अब एस फेज में क्या होता है? डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है, मतलब हर क्रोमोसोम अपने आप में डबल साइज का हो जाएगा। क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ेगा, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ता, हर क्रोमोसोम का ओवरऑल साइज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम अपने साइज से डबल हो जाता है, लेकिन नंबर रिमेन सेम। अब क्योंकि नंबर रिमेन सेम, तो अभी भी रहेगा 2n ही, ठीक है? जैसे हमेशा एक जनरल डिवीजन होता है, यही होता है। और क्रोमैटिन अमाउंट हमेशा डबल हो जाएगा, 4C हो जाएगा। क्लियर? दिस इज ऑलवेज हैपेंस। ओके, अच्छा। अब जैसे G2 आएगा, G2 में भी यही पास होगा, 2n एंड 4C। ओके, ये मैं इनके एंड में बता रहा हूँ, इनके एंड में, जीवन के एंड में ये था, एस के एंड में ये था।
G2 के एंड में भी यही रहेगा 2NN4C। अब मियोसिस 1 में मैंने क्या बोला कि दो सेल्स बनेंगे, ठीक है ना, तो मैं इंडिविजुअल सेल की बात कर रहा हूं। तो क्योंकि क्रोमोसोम क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, क्या सेपरेट हुए, क्रोमोसोम। अब क्योंकि क्रोमोसोम क्रोमोसोम सेपरेट हो गए बेटा, ठीक है, तो 2N से क्रोमोसोम नंबर N हो जाएगा। एक के पास अगर 46 क्रोमोसोम थे तो 23 एक के पास चले गए, 23 दूसरे के पास चले गए, तो क्रोमोसोम नंबर क्या रह गया, N रह गया। अब क्रोमोसोम और क्रोमैटिन एक ही तो बात ही है, एक तरीके से क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बना है। तो अगर आधे आधे क्रोमोसोम बढ़ गए तो आधा आधा क्रोमैटिन भी बढ़ गया, ठीक है। तो M1 के जो प्रोडक्ट्स आएंगे, M1 के बाद जो सेल होगा वो N हो जाएगा, और क्रोमैटिन अमाउंट क्या हो जाएगा, 2C। ये किससे मैच कर रहा है, अब इसका क्रोमैटिन का अमाउंट तो मैच कर रहा है जीवन नॉर्मल सेल से, लेकिन क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया है, हाफ हो गया है। क्लियर है पॉइंट, आ रही बात समझ में, मतलब उसका क्रोमैटिन अमाउंट सेम है जैसे नॉर्मल सेल का होता है, लेकिन डीएनए कंटेंट, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए हैं। तो ये बात याद रखिएगा, N, 2C होता है M1 में। देखिए आपसे वो कोई भी फेस के बारे में पूछ लेगा, ठीक है ना, आपसे बोलेगा कि एक सेल है, उसका इतने क्रोमोसोम है, उसके पास इतना उसका डीएनए कंटेंट है, और वो इस फेज का है, ठीक है, तो बताओ कौन से फेज में कितना डीएनए कंटेंट होगा। चलिए मैं आपको समझा दूंगा, अभी आइए आगे बात करते हैं। अब इसके बाद इंटरफेस आएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, कोई ग्रोथ नहीं, कोई एस फेज नहीं, कुछ नहीं। N और 2C होगा उसके बाद में। अब M2 जब होगा वो जस्ट लाइक माइटोसिस होता है, ठीक है, और माइटोसिस में क्रोमैटिड्स अलग अलग हो जाता है। वो याद है माइटोसिस जब हो रहा था तब G2 के सेल के पास 4C डीएनए कंटेंट था, क्योंकि वो एस फेज गुजर के आया था, और फिर सेल्स के अंदर वो 2C अमाउंट रह गया था। तो क्रोमैटिन अमाउंट आधा हो गया था इन द माइटोसिस, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन द सेम। क्लियर। तो जब मियोसिस 2 होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, एन ही रहेंगे, लेकिन क्योंकि हर क्रोमोसोम के अपने अपने टुकड़े हो जाएंगे, आधा आधे टुकड़े बटेंगे, तो उस वजह से नंबर तो सेम रह रहा है। लेकिन जब आधा टुकड़ा चला गया तो क्रोमैटिन अमाउंट तो आधा चला गया ना, तो क्रोमैटिन अमाउंट आधा हो जाएगा पहले से, 2C से हो जाएगा वो C। क्लियर है पॉइंट, आ रही है बात समझ में। तो इन शॉर्ट मैंने ये ऑब्जर्व किया कि एक नॉर्मल सेल ने जब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 किया तो उसका क्रोमोसोम नंबर भी आधा हो गया, क्रोमैटिन अमाउंट भी आधा हो गया। मियोसिस 1 ने उसका क्रोमोसोम नंबर हाफ कर दिया, और मियोसिस 2 ने उसका क्रोमैटिन अमाउंट हाफ कर दिया, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट्स ऐसे आएंगे। तो आपको बस एनसी के 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे, है ना, NC 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 NC। क्लियर है पॉइंट, आ रही बात समझ में, कोई डाउट। सो दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग इन द मियोसिस। मियोसिस का ये ओवरऑल निचोड़ है, मैं आपको डिटेल आगे वन और भी डिटेल्स बताऊंगा, लेकिन अभी आप ये समझिए, ये दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहला क्या बताया था, क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं, दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट बताया था कि इसके दो पार्ट्स हैं, 1 और 2, और ये इनके क्रोमोसोम एंड क्रोमैटिन अमाउंट है। तो कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको ठीक से आंसर करेंगे। जैसा कि मैं अभी आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, आप उसे नोट कीजिए और मुझे उसका आंसर फटाफट चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन बोलना शुरू करूँ, मैं आई से यस और नो। यस सर। ओके, और आप अपने आंसर ना उसमें लिखेंगे, टेक्स्ट में टाइप करेंगे जब मैं बोलूंगा, जिससे बोलूंगा टाइप करने के लिए, ठीक है। ओके, तो आपका क्वेश्चन ये है कि देर इज अ सेल, ठीक है। अच्छा, क्योंकि मियोसिस स्पर्म बनाने के लिए होती है, ठीक है ना, तो देर इज अ सेल नोन एज लेट्स से स्पर्माटोगोनिया। स्पर्माटोगोनिया वो सेल होता है जो मतलब कि स्पर्म बनाता है, ठीक है ना, एक सेल है लेट्स से, ओके। तो लेट्स से स्पर्माटोगोनिया
का कि किसी एनिमल का स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है, उसका उसका क्रोमोसोम नंबर लेट से उसके पास 14 क्रोमोसोम्स है, ठीक है, और डीएनए कंटेंट है उसका ए, डीएनए कंटेंट है उसका लेट से 200 पिकोग्राम्स, PICO पिकोग्राम्स, 10⁻⁻12 ग्राम। तो 200 पिकोग्राम उसका डीएनए कंटेंट है और 14 उसमें क्रोमोसोम है, ठीक है। आपको मुझे बताना है, ठीक है, कि इस ये जो सेल है, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, अब ये डिवीजन कर रहा है, इसके क्या कहते हैं, इसके मियोसिस 2 होने के बाद, या जब मियोसिस कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद इसका डीएनए कंटेंट कितना होगा और क्रोमोसोम अमाउंट कितना होगा। क्रोमोसोम नंबर और डीएनए कंटेंट आप बताएंगे। मैंने आपको 14 क्रोमोसोम बताए हैं और 200 पिकोग्राम डीएनए कंटेंट बताया है। सर टेक्स्ट करके बताना है। हाँ जी। सर हाँ बताइए। सर टेक्स्ट करके बताना है। हाँ बेटा, टेक्स्ट करके बताना सर है। टेक्स्ट कर देता हूँ। या अगर आपका माइक चल रहा है तो वैसे ही बता सकते हो, कोई इशू नहीं है। माइक नहीं चल रहा तो आप टेक्स्ट कर सकते हो। ओके सर मियोसिस 2। सर बेटा, एक मिनट, एक सर मिनट। बताओगे। नाम नहीं लिया, नाम लूंगा मैं। रोहन जोगी। बेटा रोहन, आंसर दीजिए टेक्स्ट करके या बोल के कि क्या आंसर आया आपका। रोहन जोगी, आवाज आ रही? रोहन जोगी, एम आई ऑडिबल? रिया नागर, एम आई ऑडिबल रिया? हाँ, आंसर बोलिए बेटा। आंसर बेटा, आंसर। 7 and chromosome number. हाँ, क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? 7। Yes, sir. और क्रोमैटिन? Sir, 100 picogram. 100। ठीक है। और बाकी लोगों का आंसर, जो भी आंसर देना चाहे। हाँ प्रियांशु, तुम्हारा क्या आंसर था? क्या सर? सर फिर सर सुना नहीं सर मैंने। सर मैं फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुम्हारा क्या आंसर सर था? मेरा आंसर था कि सर मियोसिस 2 के बाद क्रोमोसोम नंबर 7 होगा और अमाउंट ऑफ डीएनए हाफ हो जाएगा 200 पिकोग्राम। 200 तो ऑलरेडी था। सर सॉरी सर 100 पिकोग्राम। हम्म। हाँ तो थैंक यू प्रियांशु। सी, इट वाज वेरी 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 सिंपल कि डीएनए जो था वो कितना था? 200 पिकोग्राम था, तो वो हाफ हो जाएगा 100 पिकोग्राम।
एंड क्रोमोसोम, ठीक है ना, जो था वो था, लेट्स से जो क्रोमोसोम था, ठीक है, वो होता था ये 14 था, तो हाफ हो जाएगा, वो 7 हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन बोल रहा हूँ, उसके बारे में आंसर कीजिएगा, ठीक है। अ, एक एक लिवर का सेल है, ठीक है, उस लिवर के सेल के, ये थोड़ा ध्यान से सुनेगा, इट्स अ ट्रिकी वन। एक लिवर का सेल है, उस सेल के, वो सेल G2 फेज में है, लिवर का सेल है वो G2 फेज में है, उसमें उसका डीएनए कंटेंट वही है 200 पिकोग्राम, 200 पिकोग्राम मान लेते हैं, एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम लेट से 20 है। तो लेट से क्रोमोसोम नंबर इज 20 एंड डीएनए कंटेंट इज 200 पिकोग्राम्स, ठीक है। आपको मुझे बताना है उसी एनिमल का जो लेट से स्पर्म होगा, वही एनिमल का जो क्या होगा, स्पर्म। अब मैंने स्पर्मेटोगोनिया नहीं बोला, मैंने बोला स्पर्म, यानी उसका गैमेट, वो इसका जो स्पर्म होगा, उसका डीएनए कंटेंट और नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको मुझे बताना है, ठीक है। क्लियर? आई सपोज यू गॉट द क्वेश्चन। 20 इज द क्रोमोसोम नंबर ऑफ लिवर सेल इन G2, और आपको मुझे बताना है उसका उसी एनिमल सेल के स्पर्म का डीएनए कंटेंट और क्रोमोसोम नंबर। और जब आपका हो जाए तब आप मुझे आवाज लगाइएगा, और फिर यू कैन टेल योर आंसर जब मैं आपको बोलूं बताने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है सभी लोगों को? यस सर, सर हो गया सर। बेटा सर एक जो मिनट शुभम। वो सर जो 200 पिकाम है बेटा वो टू पेज में है ना? हाँ, एक जना एक बारे में। प्रियांशु कुछ बोल रहा है, पहले प्रियांशु बोलेगा, उसके बाद फिर शुभम से पूछेंगे। हाँ प्रियांशु, आंसर आ गया। आंसर आ गया बेटा, 2 मिनट रुक सर जाओ अभी। हाँ शुभम, तुम क्या कह रहे थे? प्रियांशु माइक खोल सर दे। जो हाँ हाँ 200 शुभम। पिकोग्राम है वो क्या G2 फेज में है क्या, डीएनए कंटेंट? हाँ मैंने लिवर का G2 फेज बोला। अच्छा अच्छा ठीक है सर, सब मिल गया आंसर, बताऊं? अभी रुक जाओ। चलिए अब जिसको आंसर मिल गया है, ठीक है, और उनसे एक एक बार आंसर सुनते हैं, और मुझे अभी रीजन नहीं सुनना, बस अभी आप आंसर बता दीजिए, फिर हम बात करेंगे क्या सही क्या गलत। चलिए पहले प्रियांशु का आंसर आया था, पहले प्रियांशु बताएंगे। सर डीएनए कंटेंट है 50 और क्रोमोसोम नंबर है 10। ओके प्रियांशु। शुभम शर्मा। सर मेरा भी यही है सर, डीएनए कंटेंट 50 पिकोग्राम और क्रोमोसोम नंबर 10, क्रोमोसोम 10 होगा। ठीक है शुभम। किसी और का कोई दूसरा आंसर बेटा, या सेम आंसर भी हो तो बता दीजिए। सेम है, सेमी सेम आ रहा है। एक एक करके बेटा, एक एक करके। अनस करीम, कृष्णा सर तिवारी का सेम सेम है है, यही। ये सब लोगों का सेम आया है। किसी का कोई दूसरा आंसर आया बेटा? एनीबॉडी हैविंग ए डिफरेंट आंसर? ओके, तो आइए थोड़ा समझते हैं। मैं इसको वापस से स्क्रीन प्रेजेंट कर लेता हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको नहीं, जिनका आंसर नहीं आया, नहीं समझ में आया है। ओके, तो चलिए लेट्स अंडरस्टैंड इट अगेन। मैं इसको ये ऐसे ही रहने देता हूँ, और हम एक और स्क्रीन ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बोला कि वो लिवर सेल का G2 फेज है। अब एक G2 फेज के अंदर सर आपको आपकी पता है स्क्रीन कि क्लियर नहीं है। स्क्रीन क्लियर नहीं है, विजिबल नहीं है। स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? नो सर। किसी को विजिबल नहीं है? ओके, एक सेकंड बेटा नो रुकिए।
बेटा विजिबल है स्क्रीन? यस सर। यस सर। ओके, तो ध्यान दीजिएगा कि G2 फेज बोला मैंने लिवर का। अब एक सोमैटिक सेल का जो G2 फेज होता है उसमें डीएनए कंटेंट होता है बेटा 4C। एक सेकेंड, इसमें टाइप नहीं हो रहा, एक मिनट मैं दोबारा इसे एक्टिवेट करता हूँ। ओके, तो एक सेल होता है, लेट्स से वो G2 फेज में है लिवर के, तो उसका क्रोमोसोम जो नंबर होता है वो होता है 2n। क्रोमोसोम नंबर नंबर कितना होता है? आई डोंट नो व्हाई इट स्टार्ट टाइपिंग। ओके, तो एक जो सेल होता है G2 फेज में उसका क्रोमोसोम नंबर होता है बेटा 2n, और डीएनए कंटेंट होता है 4C। ठीक है, क्लियर? ये उसका G2 में होता है। कोई भी सेल जो G2 में रहेगा उसका यही रहेगा। अब मैंने बोला उसके स्पर्म का बताओ। स्पर्म इज प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस, और प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस का डीएनए कंटेंट क्रोमोसोम N होता है और डीएनए कंटेंट क्या होता है? C होता है। तो 4C को जो भी क्रोमेटिन है उसको आपने 4 से डिवाइड करना है, और जो भी डीएनए कंटेंट है उसको आपने जो भी डीएनए कंटेंट है आपने उसको 4 से डिवाइड करना है, और जो भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम है आपको आपने उसको 2 से डिवाइड करना है। क्लियर पॉइंट? आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे दिया हुआ था डीएनए कंटेंट कितना बेटा? 200। तो 200 डिवाइड बाय 4 कितना हो गया? 50 हो गया। सी, है ना? और यहाँ पे था क्रोमोसोम नंबर 20, तो वो हो जाएगा n, दैट इज इक्वल टू 10। आई सपोज ये बातें आपको सारी क्या हुई हैं? क्लियर हो गई हैं। ठीक है, ओके। यानी मुझे ये याद रखना कि मियोसिस 1 से पहले ग्रोथ फेज भी होगा और एस फेज भी होगा, लेकिन मियोसिस 1 के बाद 2 के लिए कोई भी एस फेज नहीं होगा, कोई भी G1 G2 फेज नहीं होगा, बस एक छोटा सा इंटरफेस हो। इंटरफेस तो नहीं, उसको हम इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इंटरकाइनेसिस फेज होगा। ठीक है, कोई इंटरफेस तो हम पूरे ऊपर रेस्टिंग फेज को बोल देते हैं ना, G1 G2 को। तो दोनों के बीच में छोटा सा इंटरकाइनेसिस फेज होता है। चलिए, अब मैं आपको तीसरी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मियोसिस के बारे में है वो है बेटा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है उसके बारे में समझिएगा। इसमें दो क्रोमोसोम्स आपस में क्लोज आते हैं। लेट्स से ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ये दो, एक क्रोमोसोम हो गया और ये दूसरा क्रोमोसोम हो गया। मैं यहां बना रहा हूं, ये दोनों क्रोमोसोम आपस में ओवरलैपिंग करते हैं। क्या करते हैं? ओवरलैपिंग, क्रॉसिंग ओवर करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉसिंग ओवर। किस तरीके से बेटा? कुछ इस तरीके से। ठीक है, आपस में क्रॉसिंग ओवर करते हैं, और क्रॉसिंग ओवर में कुछ जीन्स का आपस में एक्सचेंज हो जाता है, क्योंकि कुछ क्रोमोसोम का आपस में, पार्ट का आपस में क्या हो जाता है? एक्सचेंज हो जाता है। और जब एक्सचेंज हो जाएगा तो थोड़े थोड़े टुकड़े इसमें दूसरों को भी लग जाएंगे। पे अटेंशन, कैसे? क्रॉसिंग ओवर के बाद ये क्रोमोसोम वैसा नहीं रहेगा जैसे ये था। कैसे? अभी बता रहा हूं मैं।
ओके, नाउ पे अटेंशन। अब क्रोमोसोम्स में क्रॉसिंग ओवर हुई और आप प्रोडक्ट देखिए किस तरीके के बने हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये प्रोडक्ट्स बने हैं, ठीक है। तो क्रॉसिंग होने के बाद, पहले ये क्रॉसिंग ओवर हुई, ठीक है, और क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये फाइनली ये प्रोडक्ट्स बने। तो प्रोडक्ट्स आप देखिए किस तरीके के बनेंगे, ध्यान से समझिए कि ओके, कैसे बने प्रोडक्ट्स देखिए। इसका थोड़ा सा ऐसा टूट के इसके यहाँ जुड़ गया, और इसका थोड़ा सा ऐसा टूट के इसके यहाँ जुड़ गया। तो देखिए, थोड़ा सा ब्लू वाला हिस्सा ऑरेंज पे आ गया, और वो वाला हिस्सा ऑरेंज ने उधर दूसरी जगह ऑक्यूपाई कर लिया। तो ये है रिकॉम्बिनेशन बन गया, और क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया। क्लियर पॉइंट, आ रही है बात समझ में? अभी अलग अलग तरीके से हो सकता है, यहां मैंने दिखाया है कि दोनों क्रोमैटिड्स पे हुआ है क्या, रिकॉम्बिनेशन। कभी कभी होता है कि ये एक ही क्रोमैटिड पे होता है, कैसे, पे अटेंशन। ओके, मान लीजिए क्रॉसिंग ओवर हुआ और रिकॉम्बिनेशन बेटा कैसे हुआ, ध्यान दीजिएगा, पे अटेंशन। ओके, अब देखिए किस तरीके से रिकॉम्बिनेशन हुआ है, पे अटेंशन। इस तरीके से भी रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। क्लियर पॉइंट, कि एक का थोड़ा सा टुकड़ा टूट के ये ये यहाँ से टूटा, यहाँ जुड़ गया, यहाँ से टूटा, यहाँ जुड़ गया, यहाँ से नीचे से टूटा, वहां जुड़ गया, वहां से टूटा, यहाँ जुड़ गया। तो इस तरीके से भी रिकॉम्बिनेशन हो सकता है। क्लियर है पॉइंट, आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो ये जो चीज है रिकॉम्बिनेशन की, ये भी सिर्फ किस में होगी, मियोसिस में। और मियोसिस कौन सी वाले में, मियोसिस वन में, टू में नहीं होगा, ये मियोसिस वन में होता है। और मियोसिस वन के भी स्पेसिफिकली प्रोफेस में होता है, किसमें होता है, प्रोफेस में। तो मियोसिस वन का प्रोफेस होगा, उसमें ये होगा कि देयर इज अ रिकॉम्बिनेशन। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि लेट से ये एक सेल है, ठीक है ना। ये सेल, या मैं तीन पार्ट्स को ऐसे सेल से नहीं बताता, मैं इसको ना, मैं सेल से बनाना मुश्किल हो जाएगा, मैं तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। ओके, पहले दिखा रहा हूं मैं आपको एक सेल जो G2 फेज में है। फिर जब उसने मियोसिस वन कर ली और फिर उसने मियोसिस टू कर ली, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनेगा। और जब मियोसिस टू करी तो दो पार्ट्स में बताता हूँ, ऐसे, है ना। ओके, बल्कि चार पार्ट्स हो जाएंगे ना, हाँ, और यहाँ पे दो पार्ट्स होंगे। ओके, तो एक सेल था, अब देखिए समझिएगा, एक सेल था जैसे कि, पे टेंशन, उसका डीएनए ये रहे उसके क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम नंबर वन ऑरेंज कलर से बना रहा हूं, और क्रोमोसोम वन का होमोलोगस पार्ट मैं बना रहा हूँ ब्लू कलर से, जैसे अभी बताया था। ध्यान समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये है उसका एक नॉर्मल, कौन सा फेज बेटा, G2 फेज। G2 फेज के बाद सेल एंटर करेगा मियोसिस में, लेकिन मियोसिस करने से पहले वो करेगा रिकॉम्बिनेशन। क्या करेगा बेटा, रिकॉम्बिनेशन। और रिकॉम्बिनेशन करने के बाद प्रोडक्ट्स कैसे बन जाते हैं, आपको मैंने अभी अभी डायग्राम बना के दिखाया, ये बन गए प्रोडक्ट्स। मैं पूरा वापस बनाता हूँ,
ये सेल था, वापस से समझिएगा, ये रिकॉम्बिनेशन से पहले, ओके, ये रिकॉम्बिनेशन से पहले, और फिर आफ्टर रिकॉम्बिनेशन क्या हुआ? आफ्टर रिकॉम्बिनेशन आप जानते हैं, आप समझते हैं क्या होगा आफ्टर रिकॉम्बिनेशन बिटवीन, अच्छा इसीलिए होमोलोगस क्रोमोसोम में ही रिकॉम्बिनेशन होता है, क्यों? आप टॉल की जीन टॉल से तो एक्सचेंज करोगे या डॉर्फ से करोगे, हाइट की जीन हाइट से एक्सचेंज करोगे, सीड कलर की जीन सीड कलर से एक्सचेंज करोगे, पॉड कलर की पॉड कलर से करोगे, फ्लावर कलर की फ्लावर कलर से करोगे। फ्लावर फ्लावर कलर की जीन देकर आप प्लांट की हाइट की जीन थोड़ा ले सकते हो। तो इसीलिए ताकि सेम तरीके की जीन में एक्सचेंज हो, है ना, चाहे चाहे वो मतलब कि ये सेम कैरेक्टर की जीन में एक्सचेंज हो, इसीलिए हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम में ही रिकॉम्बिनेशन होता है। वन का रिकॉम्बिनेशन वन के साथ ही होगा, टू का टू के साथ ही होगा, वन का टू के साथ नहीं हो सकता, टू का वन के साथ नहीं हो सकता, थ्री का फोर के साथ नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, रिकॉम्बिनेशन के बाद इसका ये मटेरियल ऐसे बन गया, मैंने जैसे बताया था आपको, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ये बन गया प्रोडक्ट, ये बन गया एक, और दूसरे वाला भी ऐसे बदल जाएगा। ये बन गया दूसरे वाला का प्रोडक्ट, ये आधा ऑरेंज आधा ब्लू। ओके, एक सेकेंड, हम्म हम्म तो आई सपोज आपको ये नजर आ रहा है, ये रिकॉम्बिनेशन हो चुका है। अब अब क्या होगा बेटा, मियोसिस वन होगा, और बेटा मियोसिस वन में दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, प्रोडक्ट नंबर वन, प्रोडक्ट नंबर टू। ठीक है, अब क्या होता है, क्रोमोसोम क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं, क्रोमेटिड्स की बजाय क्रोमोसोम क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं। तो बेटा एक को मिलेगा, लेट्स से एक को मिला ये वाला क्रोमोसोम, एक के हिस्से में आया ये वाला क्रोमोसोम, ऑरेंज वाला जो आधा ब्लू भी है, ओके, और दूसरे वाले के हिस्से में आया दूसरा वाला क्रोमोसोम ब्लू वाला जो आधा थोड़ा सा ऑरेंज भी है। ओके बेटा, ठीक है, तो ये हो गया बेटा मियोसिस वन, क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, क्या सेपरेट हो गए? क्रोमोसोम सेपरेट हो गए। ठीक है, ओके, आई सपोज दिस इज क्लियर। ओके, अब इनका अपना अपना डिवीजन होगा, मियोसिस टू होगा, ये भी मियोसिस टू करेगा, ये भी मियोसिस टू करेगा। अब जब मियोसिस होता है, मियोसिस टू होता है, जस्ट लाइक माइटोसिस, उसमें क्रोमैटिड्स सेपरेट हो जाते हैं। अब क्रोमैटिड सेपरेट होंगे, ऊपर वाले के अगर क्रोमैटिड सेपरेट होंगे तो एक के हिस्से में आएगा एक क्रोमैटिड, ले बेटा तू ये वाला क्रोमैटिड रख ले, दूसरे के हिस्से में आएगा दूसरा वाला क्रोमैटिड। ठीक है, कि तुम ये थोड़ा मिक्स टाइप का क्रोमैटिड रख लो, आधा ऑरेंज और आधा बेटा क्या है वो, ब्लू। ठीक है, क्लियर? तो ऐसा हो गया, दूसरे के साथ भी ये होगा कि भाई एक तुम रखो मिक्स टाइप वाला, और एक को बोलेगा तुम रखो एकदम बिना मिक्स्ड वाला। क्लियर? तो एक सेल से दो सेल बने, दो से चार बने, और यही होता है, चारों सेल आपस में जेनेटिकली कैसे अलग अलग हैं। ठीक है, चारों से जेनेटिकली क्यों अलग है? क्योंकि रिकॉम्बिनेशन के बाद वो बने हैं। अगर रिकॉम्बिनेशन के बाद नहीं बनते तो फिर वो तो चारों सेल में आधे सेल एक तरीके के होते हैं, आधे सेल एक तरीके के होते हैं। भाई आधे सेल के पास ऑरेंज ऑरेंज क्रोमैटिड होते हैं और बाकी सेल के पास ब्लू ब्लू क्रोमैटिड होते हैं, लेकिन रिकॉम्बिनेशन की वजह से चारों क्रोमैटिड्स अलग अलग हो गए हैं और चारों क्रोमैटिड्स सेपरेट हो गए हैं। इस तरह के चार प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, और चारों प्रोडक्ट्स अलग अलग होते हैं मियोसिस टू के बाद। क्लियर है? पॉइंट आ रही है बात समझ में? तो जो पहला फेज दिखाया है वो G2 में है सेल, जो G1 S के बाद आया है। ठीक है, दूसरे में जो सेल है वो मतलब कि उसमें है अपने M1 के बाद है, और तीसरे वाले सेल अपने M2 के बाद है।
अब मैं आपसे फटाफट से पूछ रहा हूँ, मुझे आप फटाफट से आंसर देंगे इसका क्रोमोसोम नंबर और इस टाइप में क्रोमोसोम नंबर और डीएनए कंटेंट बताओ कितना होगा इस वाले हिस्से में। अगर मैं इनको सेल बना दूं, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये सभी सेल्स हैं। हाँ जी बेटा, जिस सेल पे मैंने ये रेड रेड मार्क कर अभी मैं रख रहा हूँ, पे टेंशन, ये जो मैंने जिसको मार्क कर रहा हूँ इस वाले को, इस सेल का डीएनए कंटेंट क्रोमोसोम नंबर क्या होगा बेटा? 2n। है 2n and 4c। 2n and 4c, क्योंकि ये G2 का है तो क्रोमेटिन अमाउंट इज 4c और क्रोमोसोम नंबर इज 2। क्लियर? ये आपको सिंपली बताऊं, क्रोमेटिड्स काउंट कर लो। क्रोमेटिड्स कितने हैं? 4। मतलब एक पेयर के पास कितने क्रोमेटिड्स हैं? 4। और क्रोमोसोम कितने हैं? 2। तो 1 के नाम में आपने 2 क्रोमोसोम डाले तो 2n, और 1 के नाम पे 4 क्रोमेटिड्स डाले, ये भी 1 का क्रोमेटिड, ये 1 का क्रोमेटिड, ये 1 का, ये 1 का, तो क्या हो गया? 4c। तो क्रोमेटिड्स काउंट कर लोगे ना, इजी हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, ये डिवाइड किया तो डीएनए कंटेंट कितना है? क्रोमोसोम कितने, क्रोमेटिड कितने? ए नंबर 1 के पास क्रोमोसोम 1 और डीएनए कंटेंट 2 सी। क्रोमोसोम 1 और क्रोमेटिड कितने हैं? 2। तो ये वाला था 2n और 4c, है ना? ये हो जाएगा बेटा इस सेल, ये सेल कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा क्रोमोसोम n, एक ही क्रोमोसोम 1 के नाम पे, और क्रोमेटिड कितने हैं? 2, तो 2c। क्लियर? तो ये हो गया n एंड 2c। तो आपको डीएनए कंटेंट में अगर दिक्कत हो ना, तो अपने आप से ये सवाल करना कि नंबर 1 या नंबर 2 के पास जो भी क्रोमोसोम, जिसको बात बोले 2, 3, जो भी नंबर की बात करें, उस नंबर के क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड्स और कितने क्रोमोसोम होंगे। क्रोमोसोम आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम बता देगा, नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स आपको डीएनए कंटेंट बता देगा। अब आपके पास यहाँ पे 2 क्रोमेटिड्स है ना, तो डीएनए कंटेंट इज 2c। क्रोमोसोम एक ही है 1 के नाम पे, तो इट इज n, तो n एंड 2c। और ये भी नीचे वाला क्या हो जाएगा बेटा? ये भी सेम n and 2c। सेम, ये भी सेम रहेगा क्योंकि इसी का प्रोडक्ट है। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला करेगा मियोसिस 2। ठीक है, इसका बेटा डीएनए कंटेंट बताओ, क्रोमोसोम नंबर बताओ। n and c। एन एंड सी, देखो दिख रहा है आपको, आपने खुद ने पूछा क्रोमोसोम नंबर 1 के नाम पे कितने क्रोमोसोम है? बेटा एक ही क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम नंबर 1 के नाम पे कितने क्रोमेटिड्स है? एक ही है, तो एन और सी। ये भी एन एंड सी, ये भी एन एंड सी, और ये भी एन एंड सी। क्लियर है पॉइंट? तो आई सपोज आप मियोसिस का पूरा फंडा क्या चल रहा है आप समझ रहे हो, है ना? आपने ये भी देखा ना, मियोसिस मियोसिस 1 में बेटा क्या अलग हुआ? क्रोमोसोम अलग हुए, क्रोमेटिड्स अलग हुए। क्रोमोसोम्स। और मियोसिस 2 में क्या अलग हुआ बेटा? Chromatid। क्रोमेटिड। अच्छा, माइटोसिस में क्या अलग होता है? क्रोमोसोम या क्रोमेटिड? क्रोमाटिड। क्रोमेटिड अलग होते हैं ना। ठीक है, तो मतलब इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसका जो मियोसिस 2 है वो जस्ट लाइक माइटोसिस होता है। अभी तक के पार्ट में किसी को कोई डाउट है सब पूछ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सर मियोसिस में नेसेसरी है कि रिकॉम्बिनेशन होगा? यस। ओके सर। सर सर ये रिकॉम्बिनेशन होना जरूरी क्यों है? हाँ, अभी किसी ने सवाल किया कि ये रिकॉम्बिनेशन होना जरूरी क्यों है। अच्छा बेटा, रिकॉम्बिनेशन क्यों जरूरी है ना, नई नई वैरायटी लाने के लिए जरूरी है। और नई नई वैरायटी क्यों जरूरी है? यस सर। एवोल्यूशन के लिए। यस सर। ठीक है ना? सर फिर हाँ, तो माइटोसिस में कोई नया रिकॉम्बिनेशन नहीं होता ना। लिवर सेल तो लिवर सेल के जैसे सेल बनाएगा, आप लिवर सेल के सेल को किसी और से ना रिप्लेस करना चाहोगे। यस सर। सर हमने बोला था जो 4 डॉटर सेल्स बने हैं मियोसिस के बाद, ये चारों जेनेटिकली डिफरेंट हैं, पर अगर जो हाँ। रिकॉम्बिनेशन हुई होती मियोसिस 1 के बाद, उसमें मतलब दोनों क्रोमैटिड्स में हुई होती,
तो 2 सेल्स ऐसे हो सकते थे ना जो जेनेटिकली सेम होते। बेटा मैं नहीं समझा आपकी बात, कैसे कह रहे हो? सर जैसे क्रोमैटिड्स देखे हम अगर डॉटर सेल्स के, तो हाँ आपने कहा था कि चारों के चारों डिफरेंट हैं जेनेटिकली। हाँ, हो जाते हैं। तो अगर हम्म। ये और ये जो मियोसिस 1 के बाद जो 2 सेल्स बने हैं, अगर इसमें चारों क्रोमैटिड्स में हुई होती रिकॉम्बिनेशन, तो कोई 2 सेल्स जो मियोसिस 2 के बाद बने होते, हो सकता है कि वो जेनेटिकली सिमिलर होते। कोई 2 सेल्स तो हो ही सकते हैं ना। बेटा शुरू से बताओ मुझे एग्जैक्टली पहले आपके पास एक सेल था, ठीक है ना? उस सेल में क्रोमोसोम्स थे, ठीक है ना? अब आप क्या कह रहे हो ये बताओ, वो मियोसिस वन सर बनने गया। हाँ रिकॉम्बिनेशन हुई ना, अभी तो सिर्फ एक एक क्रोमैटिड में ही हुआ है चेंज दोनों हाँ। क्रोमोसोम्स के। अगर दोनों क्रोमैटिड्स में चेंज हुआ होता। ओके 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 ओके, सो यू आर सेइंग कि दोनों क्रोमैटिड्स ही आधे ऑरेंज आधे ब्लू, आधे ऑरेंज आधे ब्लू होते, तो फिर आपके सेम टू सेम मतलब कि चारों प्रोडक्ट सेम बन जाते। अब ऐसा कह रहे हैं? यस सर। हाँ। बेटा क्या होता है ना कि कभी भी ना क्रॉसिंग ओवर ना आपको जितना सिंपल नजर आ रहा है उतना सिंपल नहीं होता। एक क्रोमोसोम के ऊपर कई जीन्स होते हैं, 7 से 8 से 10 जीन्स जो भी है। जैसे हमारे, आप समझिए, पे टेंशन ध्यान दीजिएगा, कोडिंग जीन्स हमारे खुद की बॉडी में 30,000 है। 30,000 जीन्स है। ये 30,000 जीन्स आर वेल ऑन ओनली, और क्रोमोसोम हैं कितने हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के? 23 डिफरेंट टाइप के हैं। तो 23 क्रोमोसोम और 30,000 जीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बेटा एक क्रोमोसोम के हिस्से में कितनी जीन्स आ गई? लगभग काफी सारी, है ना? 1,000 यस से भी सर। ज्यादा जीन्स, है ना? अच्छा, 1,000 तो नहीं, सॉरी, 100 से भी ज्यादा जीन्स एक पे आ गई, है ना? ठीक है ना? तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक क्रोमोसोम पे 100 से ज्यादा जीन्स हैं, आप समझिए ऐसे दो क्रोमोसोम आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि जो प्रोडक्ट्स बने वो मतलब कि दोनों में एक तरीके सिमिलर सिमिलर ही आपस में रिकॉम्बिनेशन हो और सिमिलर सिमिलर प्रोडक्ट्स बन जाए। हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता ही है। गॉट इट? यस सर। है ना? क्यों जरूरी नहीं है कि जो लेफ्ट वाला क्रोमैटिड, अगर मान लो पहले तो दोनों क्रोमैटिड एक्सचेंज हो, ये भी जरूरी नहीं है। मान लो दोनों ने एक्सचेंज भी कर लिया, ठीक है ना? स्टिल ऐसा जरूरी नहीं है कि डीएनए कंटेंट दोनों सेम अमाउंट का एक्सचेंज करे। हो सकता है किसी ने 4 जीन एक्सचेंज करी तो किसी ने 2 कर ली, है ना? तो हमेशा कॉम्बिनेशन अलग अलग रहते हैं। ये मैं आपको समझाता हूँ, इसी का आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं आपको टाइप्स ऑफ रिकॉम्बिनेशन दिखाता हूँ कि टाइप्स ऑफ रिकॉम्बिनेशन किस किस तरीके के रिकॉम्बिनेशन रह सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये रहा, ये है सिंगल क्रॉसओवर, ठीक है ना? ये ब्लू ब्लू क्रोमोसोम, ये रेड रेड क्रोमोसोम। सिंगल क्रॉसओवर देखिए, एक एक पार्टी एक्सचेंज हुआ है, इधर का ब्लू उधर, उधर का रेड उधर, ठीक है ना? क्लियर? कभी कभी होता है डबल क्रॉसओवर, पहले ऐसे गया फिर उल्टा वैसे आ गया। तो जब ऐसे डबल क्रॉसओवर तो बीच का पार्ट एक्सचेंज हो जाता है कि रेड के बीच में थोड़ा सा ब्लू आ गया और ब्लू के बीच थोड़ा सा रेड आ गया, ये तरीके का कॉम्बिनेशन। कभी कभी 3 स्ट्रैंड का क्रॉसओवर, कि थोड़ा टुकड़ा इसका, थोड़ा टुकड़ा इसका, थोड़ा टुकड़ा इसका। तो अलग अलग तरीके के क्रॉसओवर्स होते हैं, अलग अलग तरीके से चीजें होती हैं। तो इसलिए कभी भी दो क्रोमैटिड्स रिकॉम्बिनेशन के बाद सिमिलर नहीं रहते, वो बदल ही जाएंगे। क्लियर? इसलिए हमेशा प्रोडक्ट्स हमेशा क्या बनेंगे? अलग अलग बनेंगे। और जितना अलग बने उतनी हमारे हमारे लिए क्या भलाई की बात है, अच्छी बात है। ठीक है? क्लियर? यस सर, समझ आ गया। ओके। सर हाँ जी बेटा। सर रिकॉम्बिनेशन से वेरिएशन कैसे है, क्योंकि उसमें तो दोनों क्रोमोसोम्स जो है वो तो होमोलोगस है। बेटा तू यहाँ देख, यहाँ तेरे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? ओके। ये इन्होंने लिया हुआ है, दो फीचर्स लिए हैं प्लांट के। ये वाई फॉर येलो सीड्स और छोटा वाई फॉर ग्रीन सीड्स, ठीक है ना? और कैपिटल आर फॉर राउंड सीड्स, स्मॉल आर फॉर रिंकल्ड सीड्स। क्लियर? तो ये जो पेरेंट सेल है बेटा, इसके पास है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, और कैपिटल आर डोमिनेंट है, कैपिटल वाई डोमिनेंट है। तो ये प्लांट जो होगा वो
कैपिटल आर की वजह से राउंड होगा और कैपिटल वाई की वजह से ये येलो सीड्स वाला होगा। तो इट इज अ राउंड सीड विद येलो कलर। इस प्लांट की सीड कैसे होगी? एक तो राउंड होगी और येलो कलर की होगी। अब देखिए, अब अब हुआ क्या? अब इन्होंने यहां दिखाया कि पहले तो अच्छा इन्होंने गड़बड़ दिखाया है। कोई बात नहीं। अब इन्होंने प्रॉपर प्रॉपर दिखा दिया कि G2 फेज हुआ है। G2 फेज में एक क्रोमैटिड से दो क्रोमैटिड बन गए, सबके पास दो क्रोमैटिड आ गए हैं। ठीक है, तो ये भी अब एक ही क्रोमैटिड से दूसरा क्रोमैटिड। अब देखिए ये आपको समझाएगा। देखो ये हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्रोमोसोम की कॉपी नहीं होती, क्रोमैटिन की होती, लेकिन समझाने के लिए ये ठीक है कि ये वाई था। अब ये एक्चुअल में चार क्रोमोसोम्स है। एक ये क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है। ये एक्चुअल में चार क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है ना? यस। तो ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये क्रोमोसोम नंबर 2 है और ये भी क्रोमोसोम नंबर 2 है। इन्होंने ये एक्चुअली में चार क्रोमोसोम दिखाए हैं। वाई वाला क्रोमोसोम नंबर 1 और आर वाला क्रोमोसोम नंबर 2। ठीक है ना? क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर लेट से राउंड होगी, सॉरी सीड येलो होगी या ग्रीन, ये दिखा रखा है। ठीक है ना? और क्रोमोसोम नंबर 2 पे सीड राउंड होगी या रिंकल होगी, ये दिखा रखा है। और ये क्रोमोसोम नंबर 1 और 2 दिखा रखे हैं विद सिंगल सिंगल क्रोमैटिड्स। ये क्रोमोसोम नंबर 1 का एक क्रोमैटिड, ये दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम का एक क्रोमैटिड, ये क्रोमोसोम नंबर 2 का एक क्रोमैटिड, ये क्रोमोसोम नंबर 2 का एक क्रोमैटिड। अब जैसे ही एस फेज आया तो G2 में क्या हुआ? हर एक क्रोमैटिड से दूसरा क्रोमैटिड बन गया। तो ये वाले कैपिटल वाई से एक और कैपिटल वाई आ गया, इस वाले स्मॉल वाई से एक और स्मॉल वाई आ गया। तो ये पूरे क्रोमोसोम बन गए दो क्रोमैटिड वाले बिकॉज ऑफ एस फेज। ये भी दो क्रोमैटिड वाले क्रोमोसोम बन गए बिकॉज ऑफ एस फेज। ठीक है ना? क्लियर? ओके, तो ये इसने दिखाया है। ओके क्लियर? अच्छा, ये बात समझ में आ रही है आपको? ये बात समझ में आई आपको? इसको भूल जाना है, इसको इसकी जरूरत नहीं है। यहां तक समझ में आया आपको क्या हुआ है? बेटा मेरी आवाज आ रही है, यहां तक समझ में आया आपको क्या हुआ है? यस सर। ओके, अब ये मियोसिस करेगा। अब देखिए मियोसिस जब करेगा तो क्या हुआ? इसने क्या दिखाया, एक मिनट से देखें। मियोसिस 1 हुई। ओके बेटा, इसने रिकॉम्बिनेशन प्रॉपर्ली दिखाया नहीं है, कोई बात नहीं। जब मियोसिस हुई तो क्या हुआ कि ये क्रोमोसोम्स जो थे, ठीक है, ये अलग अलग चले गए। ये यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया मियोसिस 1 में। ठीक है, क्लियर पॉइंट? आ रही बात समझ में? ओके, तो एक के पास आ गया कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, एक के पास आ गया कैपिटल आर, एक के पास आ गया स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर। ठीक है, ये हुआ मियोसिस 1। अब जब मियोसिस 2 होगा तब क्या होगा? एक के पास कैपिटल वाई, ठीक है, और लेट से उसके साथ आ गया कैपिटल आर। एक के पास कैपिटल वाई और साथ में क्या आ गया? कैपिटल आर। एक के पास स्मॉल वाई और स्मॉल आर, एक के पास स्मॉल आर और स्मॉल आर। इस तरीके से इसने दिखा रखा है कि इस तरीके से जो होता है डिफरेंट डिफरेंट क्या बनते हैं, कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है ना? फिर अब इसने ये ठीक से बताया नहीं, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि एक के पास कैपिटल वाई जाए लेकिन दूसरे के पास स्मॉल आर चला जाए। ठीक है ना? दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। ठीक है, क्योंकि इसने ना रिकॉम्बिनेशन वाला हिस्सा दिखाया नहीं। एक्चुअली डायग्राम भी गलत है, ये एकदम गलत डायग्राम सा बना रखा है। इससे कुछ समझ नहीं आया। इस डायग्राम सर को वो भूल तीसरे जाओ, वाले में बता ये दो। गलत डायग्राम है। हाँ बेटा, दूसरे कैसे कंफ्यूजन हो जाएगा ना, वो उसने सही बताया नहीं है। उसको एक के साथ लेना चाहिए था उसको। इसको ना मैं बताता हूँ ये डायग्राम कैसा होना चाहिए था। आई जस्ट एक्सप्लेन यू, आप यहीं पे समझ जाओगे, यहीं समझना। ठीक है, पे अटेंशन, मैं नेमिंग कर रहा हूँ। ओके, अब देखो
ये ऐसा होना चाहिए था कि बताऊं हुआ क्या है एग्जैक्ट में। इसके पास कैपिटल आर था लेट से, ठीक है, और ऑफ कोर्स इसका ही दोस्त है तो इसके पास भी कैपिटल आर ही रहेगा, ठीक है, ओके। अच्छा, अभी क्रोमोसोम बना ये बना है। अब दूसरे के पास लेट से अ, अच्छा, एक तो कैपिटल आर था, नीचे की तरफ लेट से नीचे की तरफ कैपिटल वाई। अब उसने दिखाया दोनों जीन्स अलग अलग पे हैं। मैं दिखा रहा हूं, मान लो दोनों जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे होती तो कैसे डिफरेंस आता। लेट से कैपिटल टी स्मॉल टी ले लेते हैं। अब नीचे इसके पास कैपिटल टी है और कैपिटल टी है, ठीक। दूसरे वाले के पास लेट से सब चीजें स्मॉल में, सब चीजें किसमें, स्मॉल में। कैसे, इसके पास स्मॉल आर स्मॉल टी। अब जैसे ही रिकॉम्बिनेशन हुआ, नया क्या बना, इसका कैपिटल आर तो क्या यही रहा, ठीक है, और कैपिटल टी भी यही रहा एक तरह। तो दूसरे का बदल गया, दूसरे में इसके पास स्मॉल आर आ गया और नीचे क्या आ गया, स्मॉल टी आ गया। ऐसे इसके पास कैपिटल आर आ गया और कैपिटल टी आ गया, और दूसरे पे सेम रहा, स्मॉल आर और स्मॉल टी। क्लियर है पॉइंट, आ रही बात समझ में। तो अब जब ये सेपरेट होंगे तो क्या होगा, एक आपके पास आर आएगा, एक कैपिटल टी आएगा, एक इसका ब्लू वाला आ गया ना, हाँ, स्मॉल आर, ठीक है, और स्मॉल टी, ठीक, हाँ। अच्छा, तीसरे वाले के पास ऑरेंज वाला ऊपर वाला हिस्सा है, मतलब कि कैपिटल आर, और ब्लू ऑरेंज वाला नीचे भी हिस्सा है, तो लेट्स से कैपिटल आर और कैपिटल टी, कैपिटल आर और नीचे ऑरेंज वाला है तो कैपिटल टी, ओके, ठीक है। और ऊपर वाले में स्मॉल आर एंड स्मॉल टी, ठीक है, ओके। तो हाँ, तो देखिए इस तरीके से जो होती है, एक क्रोमोसोम पे अलग अलग तरीके के जीन्स भी हो सकते हैं और रिकॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अब देखिए, ये आपने जब देखा, ये तब हुआ जब जीन्स इतनी इतनी दूरी पे हैं, इतनी इतनी दूरी पे हैं, ठीक है ना, कि वो साथ साथ में एक्सचेंज हो रही हैं, ठीक है। मैं एक मिनट इसको एक बार बताता हूँ, एक बात समझेगा, एक बार रुकिए, मैं कुछ और इसे थोड़ा सा अलग तरीके से बताता हूँ, पे अटेंशन। ओके, अब सर देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, पे अटेंशन दोबारा से। ये एक जीन थी और ये दूसरा क्रोमोसोम था, ठीक है, और फाइनली इनमें रिकॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, और रिकॉम्बिनेशन होके फाइनली जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, कुछ कुछ बनेंगे इस तरीके से। मतलब रिकॉम्बिनेशन वाला स्टेप स्किप कर देते हैं, सीधा बताते हैं, प्रोडक्ट्स बनेंगे। एक बनेगा नॉर्मल ये प्रोडक्ट, और दूसरा जिसमें रिकॉम्बिनेशन हुआ है। एक तो नॉर्मल वाले और एक रिकॉम्बिनेशन वाले, है ना। ओके, ये सर मैं आपको क्या क्या बताया मैंने, ये देखिए, ये सर मैं क्या बताया आपको, मैंने आपको, या आप ऐसे समझ लीजिए, ये ऐसे है।
इनमें रिकॉम्बिनेशन हुआ है और रिकॉम्बिनेशन के बाद प्रोडक्ट्स कुछ इस तरीके से बने हैं। लेट्स से ऊपर वाला ऐसा सेम ही है, सिर्फ नीचे नीचे रिकॉम्बिनेशन हुआ है, ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं। और ऐसा हो सकता है, इट्स नॉट वेरी टफ थिंग, इट इज पॉसिबल कि थोड़ा थोड़ा टुकड़ा एक्सचेंज हुआ है। ओके बेटा, ये पॉसिबिलिटी है, दिख रहा है आपको क्या किस तरीके से रिकॉम्बिनेशन हुआ है? सिर्फ नीचे नीचे के हिस्से क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है। ये समझ में आपको क्या हुआ है? ये G2 में था और फिर मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस 2 हुआ, मियोसिस 2 के बाद ये सारे सेपरेट हो गए। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखिए, अब मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ होता क्या है, आप दोबारा से समझिएगा, मैं सब चीजें दोबारा बता रहा हूँ। ये कैपिटल R की जीन, ठीक है, यहाँ दोबारा ऐसे एक बार देखिए इसको इरेजर से, मतलब समझने की कोशिश कीजिए, ऊपर के ऊपर यहाँ कैपिटल R की जीन है और इसके थोड़ा नीचे, ऐसा हालांकि ऐसा होता नहीं है, मेंडल ने जो लिया था पी प्लांट, उसमें सारी जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम में थी बाय चांस, ठीक है, तो 7 कैरेक्टर थे तो 7 क्रोमोसोम थे। लेकिन मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं एक ह्यूमन के अंदर कोई 2 जीन्स है, कैपिटल R और कैपिटल T, जो एक ही क्रोमोसोम पे है, और जीन्स कई सारे एक ही क्रोमोसोम पे होती हैं, तो कैपिटल R कैपिटल T है, और ये भी उसी का भाई है, तो इसमें भी ऊपर कैपिटल R कैपिटल T होगा, राइट? अच्छा, अब ये इसके पड़ोसी हैं, तो इसमें क्या होगा, स्मॉल r और स्मॉल t होगा, और ये भी स्मॉल r और स्मॉल t होगा। स्मॉल r एंड स्मॉल t। ओके, अब समझे आप? तो ये है क्रोमोसोम G2 में। अब जब रिकॉम्बिनेशन हुआ तो आपने क्या देखा कि ऊपर तो ठीक है, ऊपर वाला एक का हिस्से का क्या है, स्मॉल r स्मॉल t, ठीक है, और कैपिटल R एंड कैपिटल T, ओके। लेकिन दूसरे वाले बदल गए। मान लीजिए मैंने अपसाइड डाउन बनाया है ये, ठीक है, ऊपर से नीचे बनाया है, या मैं इसको ठीक से बना ही देता हूँ, एक मिनट रुकिए, आपको कंफ्यूजन ना हो उसके लिए। ओके, अब अपने दूसरे में क्या है कि जिसका छोटा टुकड़ा ये वाला आ गया, अब इसके पास जो ऑरेंज टुकड़ा आया है, इसके पास कैपिटल R आया, लेकिन T कौन सा रहा, T तो स्मॉल ही रहा। और दूसरे वाले के पास छोटा ब्लू का टुकड़ा आ गया, यानी स्मॉल R आ गया, लेकिन T तो क्या रहा, T तो कैपिटल ही रहा। तब आप देखिए 4 अलग वैरायटी बनी है। पहली वैरायटी कह रही है कि सीड राउंड होंगी और प्लांट स्मॉल टी, मतलब ड्वार्फ होगा, छोटी हाइट वाला प्लांट जिसकी सीड कैसी है, सॉरी स्मॉल है ना, रिंकल्ड है, तो सीड जिसकी रिंकल्ड है, टेढ़ी मेढ़ी सीड्स हैं, रिंकल्ड सीड्स हैं, और छोटी हाइट का प्लांट है। टॉप वाला ये कह रहा है, ठीक है, टॉप वाला कौन सा बेटा, मैं बताता हूँ अभी आपको, इसमें रुकिए। हाँ, तो ये वाला प्लांट जिसके पास ये वाला क्रोमैटिड जाएगा, वो बोलेगा कि प्लांट को छोटी हाइट का होना चाहिए, स्मॉल टी है क्योंकि, और सीड को कैसा होना चाहिए, रिंकल होना चाहिए। ये वाला प्लांट जिसके पास जाएगा, ये वाला पार्ट जिसके पास जाएगा, वो बोलेगा कि प्लांट को टॉल होना चाहिए क्योंकि कैपिटल टी है, और जो सीड्स हैं उनको राउंड होना चाहिए, टॉल प्लांट विद राउंड सीड्स, ठीक है। ये बोलेगा कि
प्लांट तो छोटा होना चाहिए, सीड कैसे होनी चाहिए, राउंड होनी चाहिए। और ये बोलेगा प्लांट बड़ा होना चाहिए और सीड कैसे होनी चाहिए, रिंकल होना चाहिए। तो 4 अलग तरीके के सेल्स बनेंगे, चारों जेनेटिकली अलग अलग होंगे, क्योंकि एक्सचेंज जो होता है वो थोड़े ही पार्ट का हुआ है, बाकी क्रोमोसोम रिमेन सेम, जिसकी वजह से ओवरऑल काफी चेंज आता है। अब मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से रिकॉम्बिनेशन की वजह से चारों जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो जेनेटिकली क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्योंकि आप समझिए कोई 2 जीन्स तो आपस में पास में होंगी ना, ठीक है ना। अब जहां भी जीन्स, कोई भी 2 जीन्स पास में होंगे, उनके बीच में कॉम्बिनेशन होगा तो वो फिर प्रोडक्ट्स ऐसे ही बनाएंगी। अब मान लो बाकी जीन्स रिमेन सेम, मतलब कि एक क्रोमोसोम पे 100 जीन्स है, ठीक है ना, 99 रिमेन सेम, एक एक्सचेंज हो गई तो भी उससे जो नया प्रोडक्ट बना हुआ एकदम अलग ही बन जाएगा। गॉट इट? क्लियर है पॉइंट? क्लास ये क्लियर है? सर अभी लास्ट में आपने जो बताया वो फिर से बता दो। मैंने बोला बेटा, मान लो एक क्रोमोसोम पे 100 जीन्स है, ओके। यस सर। अब 100 में से लेट से एक एक जीन का एक्सचेंज हो गया तो 99 तो सेम रही, एक नहीं आ गई, दूसरे की भी 99 सेम रही, एक नहीं आ गई, तो नया कॉम्बिनेशन बन गया ना, यस सर। है ना। तो अ, जैसे मान लो यही क्रोमोसोम था, यहाँ 100 जीन्स थी, यहाँ 100 जीन्स थी, यहाँ 100 थी, यहाँ 100 थी, छोटा सा पार्ट एक्सचेंज हो गया। अब छोटा सा पार्ट एक्सचेंज हो गया तो यहाँ तो 100 रही सेम टू सेम, लेकिन यहाँ पे 99 सेम एक नहीं, यहाँ भी 99 सेम एक नहीं, या 100 सेम। जब ये अलग होंगे तो 100 ये 100 ये जो पहले अलग थी वो तो अलग हो गई, प्लस ये वाली 99 सेम और एक अलग, और ये 99 सेम और एक अलग की वजह से नया कॉम्बिनेशन। तो इस वजह से चारों कॉम्बिनेशन क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। क्लियर है पॉइंट? यस सर। ओके, तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अच्छा, अब आपको मैं बताता हूं, अब ये सारा का सारा तामझाम क्रॉसिंग ओवर का किस में होता है बेटा, प्रोफेस में होता है। किस में? देखो सेल एंटर करा तो सेल किस में आएगा बेटा, प्रोफेस में आएगा, प्रोफेस 1 ऑफ मियोसिस। और प्रोफेस 1 ऑफ मियोसिस इज डिवाइडेड इंटू 4 फेजेस। और 4 फेजेस के नाम क्या है आइए समझते हैं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। दोबारा पढ़ रहा हूं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। अब आपको सिंपली ना बताता हूं, सुनना ध्यान से, बहुत सिंपल है। क्रोमोसोम बनना शुरू हुए, थ्रेड लाइक नजर आए, लेप्टोटीन। होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर में आ गए, ठीक है, और आपस में चिपक गए ताकि वो जिप कर गए, ताकि उनमें रिकॉम्बिनेशन हो सके, जाइगोटीन। तो क्रोमोसोम बने, पेयर में आए, रिकम्बाइन किए, पैकाइटीन। रिकम्बाइन करने के बाद अलग अलग होने लगे, डिप्लोटीन। अलग हो गए, डाइकाइनेसिस। आइए डायग्राम से फिर से देखते हैं। क्रोमोसोम नजर आने लग गए, लेप्टोटीन। क्रोमोसोम पास में आ गए और आपस में चिपक गए, जहां उन्होंने रिकॉम्बिनेशन करना है वहां पे जिपिंग हो गई। इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ साइनैप्टिनमल कॉम्प्लेक्स या साइनैप्सिस या जिपिंग। जिप होती है ना, आपने अगर आपकी पैंट में या आपकी जैकेट में जिप होगी, कहीं भी आपने जिप देखी होगी, तो आपने देखा जिप में क्या होता है, जैसे आप जिप ऊपर चढ़ाते हो दोनों आपस में चिपक जाते हैं, वैसे ही उसको बोलते हैं हम क्रोमोसोम में टर्म इस्तेमाल करते हैं साइनैप्सिस। और जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इसमें हेल्प करता है उसे बोलता है सिनैप्टिनमल कॉम्प्लेक्स। तो ये 2 क्रोमोसोम में सिनैप्सिस हो गया, ठीक है। ये होगा किसमें, पेयर में आ गए, ये हो गया जाइगोटीन में। पैकेटीन में इनका रिकॉम्बिनेशन हो गया, ऊपर नीचे दाएं बाएं जो होना है, ठीक है। तो जिपिंग होनी शुरू हुई और पूरे में हो गई, दोनों पास में आ गए। फिर पास में आने के बाद जहां ऊपर नीचे ओवरलैप करना, ओवरलैप करके रिकॉम्बिनेशन हुआ। रिकॉम्बिनेशन के बाद ये अलग होना शुरू हो गए। जब अलग होना शुरू हो रहे हैं तो उसको बोल रहे हैं डिप्लोटीन, ठीक है। और फाइनली जब पूरे अलग हो गए,
देखिए रिकम्बाइंड प्रोडक्ट बन गया, उसको बोल रहे हैं डाइकाइनेसिस। तो जो प्रोफेज है मियोसिस 1 का, उसको हम 5 फेज में बांट सकते हैं। लेप्टोटीन क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं, जाइगोटीन क्रोमोसोम सिनैप्स कर रहे हैं, पैकेटीन क्रोमोसोम रिकम्बाइन कर रहे हैं, डिप्लोटीन क्रोमोसोम अलग अलग हो रहे हैं, और डाइकाइनेसिस क्रोमोसोम कंप्लीटली अलग अलग हो गए। और जब क्रोमोसोम्स अलग अलग हो रहे होते हैं बेटा, यहाँ देखिएगा, जब क्रोमोसोम्स अलग अलग हो रहे होते हैं, जब सेपरेट हो रहे होते हैं, तब हमें एक्स शेप स्ट्रक्चर नजर आते हैं, एक्स शेप स्ट्रक्चर नजर आते हैं, और वो एक्स शेप स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं चियाज़्मेटा। तो चियाज़्मेटा वो पॉइंट है जहां पे क्रोमोसोम ओवरलैप किए हैं। देखिए इसको अगर देखिए, ऊपर ऊपर ग्राफ है, ये देखिए, ये देखिए, 2 क्रोमोसोम थे जो अलग अलग हो रहे थे, और जो ये सेपरेट हो रहे हैं ना, वहां पे एक्स शेप स्ट्रक्चर नजर आते हैं। दिस इज एन एक्स शेप स्ट्रक्चर, दिस इज एन एक्स शेप स्ट्रक्चर। इन एक्स शेप स्ट्रक्चर को हम बुलाते हैं चियाज़्मेटा। चियाज़्मेटा बताता है कि कितनी जगह पर क्रोमोसोम ओवरलैप किया है। तो अगर वो 4 जगह ओवरलैप किया है तो 4 चियाज़्मेटा, 5 जगह ओवरलैप किया तो 5 चियाज़्मेटा नजर आएंगे। तो चियाज़्मेटा इज समथिंग ऑब्जर्व डिप्लोटीन, जब क्रोमोसोम अलग अलग हो रहे होते हैं उस टाइम में नजर आता है, जो बताता है कि वो उस जगह पर ओवरलैप किए थे। ठीक है ना, तो दैट इज चियाज़्मेटा, और याद रखिएगा। और फाइनली अलग अलग। तो आपके कौन से पेज हो गए, दोबारा समझिए क्या क्या खास बातें हैं। कोई बोलेगा बेटा लेप्टोटीन में क्या हो रहा है, तो आप बोलोगे सर क्रोमोसोम थ्रेड लेग नजर आ रहे हैं, क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं। कोई बोलेगा बेटा जाइगोटीन में क्या हो रहा है, बेटा आप बोलोगे सर जिपिंग हो रही है, दोनों क्रोमोसोम आपस में चिपक रहे हैं, अडेयर कर रहे हैं, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम साथ साथ में आ रहे हैं। और इस साथ साथ में आए होमोलोगस क्रोमोसोम को हम बाईवैलेंट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बेटा, बाईवैलेंट। बाईवैलेंट मतलब एक क्रोमोसोम फिर दूसरा क्रोमोसोम, है ना। अच्छा, फिर पैकेटिंग में क्या हो रहा है, कोई पूछेगा तो आप बोलेंगे सर पैकेटिंग के अंदर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। ठीक है ना। तो बोलेगा डिप्लोटीन कैसे पहचानोगे, तो बोलोगे सर डिप्लोटीन में एक्स शेप स्ट्रक्चर नजर आते हैं, उसको हम बोलते हैं चियाज़्मेटा। वो बनते हैं क्योंकि क्रोमोसोम सेपरेट होने लगते हैं। तो बोलेगा मतलब डाइकाइनेसिस में क्या देखा मैं, तो बोलता डाइकाइनेसिस में फिर से क्रोमोसोम के बाईवैलेंट नजर आएंगे। ठीक है। और आप इसे टेट्राड भी बोल सकते हो, बाईवैलेंट या टेट्राड। टेट्राड अगर क्योंकि 4 तो मतलब तो टेट्राड फॉर्म में इस्तेमाल हो जाती है। ठीक है ना। तो आप बोलोगे सर टेट्राड नजर आएगा या बाईवैलेंट नजर आएंगे, लेकिन वो अलग अलग हो चुके होंगे एकदम कंप्लीट इन द डायकाइनेसिस। ठीक है। तो आई सपोज आपको ये पांचों फेज के बारे में आइडिया क्लियर है। क्लियर है यस सर। पॉइंट? किसी को कोई डाउट लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस में? सर ये मियोसिस के फेज है ना? बेटा ये मियोसिस का मियोसिस प्रोफेज 1 1 है। देखो बेटा मियोसिस 1 में क्या होगा, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। ठीक है। मियोसिस 2 में क्या होगा, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। तो बेटा ये प्रोफेज 1 है मियोसिस का, मैंने अभी सिर्फ प्रोफेज बताया है। फिर आपको मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज बताऊंगा, जो ज्यादा अलग नहीं होते, बहुत सिंपल होते हैं। इतना क्लियर है? ओके यस सर। सर दोनों स्टेजेस की मतलब बाईवैलेंट प्रोफेज को 1 में हाँ बेटा, टेट्राड बोल सकते हैं दोनों स्टेजेस में। हाँ हाँ बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। बाईवैलेंट या टेट्राड एक ही बात है। अब बाईवैलेंट बोल दो मतलब 2 क्रोमोसोम्स की बात हो रही है, टेट्राड बोल दो मतलब क्रोमैटिड्स के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। चलिए बेटा आपको आज की क्लास के लिए इतना ही है। ओके सर। ठीक है। अ, ठीक है, बाकी बातें हम करेंगे बेटा अगली क्लास में। किसी को कोई डाउट अगर पूछ लीजिए, बात करना आप जा सकते हैं। सर मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन होता है तो इसमें साइज भी रिड्यूस होता है क्या डॉटर एनीबॉडी सेल्स हैविंग का एनी पेरेंट डाउट सेल्स बेटा? के कंपैरिजन में?
हाँ बेटा, साइज थोड़ा सा डिक्रीज होगा, और स्पर्म साइज में छोटे होते हैं पेरेंट सेल से, होता है साइज छोटा होता है, G1 G2 नहीं है ना। लेकिन बेटा जो रिडक्शन डिवीजन है ना, वो नाम साइज के ऊपर नहीं है, क्रोमोसोम नंबर के ऊपर है। ओके सर। सर मियोसिस 1 के बाद सेम रहेगा जो 2 सेल्स बनेंगे उनका साइज? मियोसिस 1 के बाद क्योंकि तब तो G1 G2 फिर नहीं था बेटा, उसके सेम पहले। कैसे रहेगा? हाँ हाँ हाँ, सॉरी हाँ, मियोसिस 1 के बाद सेम रहेगा क्योंकि G1 G2 है ना। हाँ देखो, वो तो सिंपल है, अगर ग्रोथ फेज, देखो सिंपल है, अगर ग्रोथ फेज हुआ है तो फिर साइज ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। इसमें डिवीजन में याद ओके सर। रखेगा। कोई अगर आपको क्वेश्चन पूछता है ना, बाई चांस उस टाइप का क्वेश्चन आता है कि ग्रोथ फेज नहीं हुआ है ना, तो बताओ क्या फर्क पड़ेगा, तो आपको याद रहता है कि साइज जो है वो चेंज जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा। ओके सर। सर अगर क्रोमोसोम्स टीलोसेंट्रिक हो तो रिकॉम्बिनेशन कैसे होगा? बेटा क्रोमोसोम अगर टीलोसेंट्रिक है तो जो जो पार्ट क्रोमैटिड, कुछ तो देखो, एक क्रोमैटिड तो पूरा लंबा ही है ना, उसमें तो रिकॉम्बिनेशन हो सकता नहीं हो सकता। यस सर। सर एनीबॉडी एल्स एनी डाउट? सर हाँ बेटा आकाश। सर मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, 2 क्वेश्चंस हैं। हाँ पूछ ले। सर ये रहा पहला। एक मिनट बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट सीलोम इन एडल्ट? बेटा इंटेस्टाइन की कैविटी सीलोम नहीं होती, वो गट कैविटी होती है। ओके सर। सर ये 178। हाउ कैन यू अवॉइड इन्फेक्शन ऑफ टेनिया सोलियम? तो टेनिया सोलियम का इन्फेक्शन सीधा है कि आप सोलियम है ना, आप अनकुक्ड पॉर्क मत खाइए। देखिए अगर आप पॉर्क को कुक करके खाएंगे अच्छे से 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो फिर वो टेनिया सोलियम मर जाता है। सर लेकिन इसमें जो ए ऑप्शन दे रखा है वो लिखा है अवॉइड अंडर कुक्ड इजीली पॉर्क। हाँ, अंडर कुक का वही मतलब है ना, प्रॉपर्ली नॉट कुक। एक्चुअली यहाँ से होता ही ऐसे है, क्योंकि नॉर्मली जब आप मीट पकाते हैं तो वो अच्छे से पकाने से ना टीनियस वाले मर जाता है, ठीक है ना। तो जो कम पका होगा उसको खाने से आपको हो जाएगा टीनियासिस। तो अंडर कुक खाने से बचिए, ठीक। बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। बेटा बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहा है आप, या तो लिख दो या तो क्लियरली बोलो। beef प्रियांशु बेटा की आवाज क्लियर नहीं आ रही है बिल्कुल भी, आप लिख दो, टेक्स्ट कर दो। हाँ बेटा। सर हाँ बेटा, बताइए।
सर। हाँ शिव कह रहे थे आप? प्रियांशु, अवॉइड अंडर कुक बीफ भी तो सही होना चाहिए बेटा। उसने टीनिया सोलियम की बात करी है। टीनिया सोलियम इज पॉर्क टेपवॉर्म। टीनिया सैगिनेटा इज बीफ टेपवॉर्म। तो टीनिया सोलियम इज स्पेसिफिकली पॉर्क टेपवॉर्म बेटा। सर अगर वो सिर्फ टेपवॉर्म बोलता तो फिर आप पॉर्क बीफ दोनों की बात करते, लेकिन उसने सोलियम बोल दिया ना। ओके सर, समझ आ गया। हाँ आकाश। बोलो आकाश, आपके आवाज बेटा नहीं आ रही क्लियर। हेलो सर। सर